हाय दोस्तों। आज आप लोग को हम एक अच्छे सब्जेक्ट की ओर ले चलते हैं जो हमारे इकोनॉमिक्स का है, इंडियन इकोनॉमिक्स। आप लोग देख सकते हैं ये परीक्षावाणी है ना। ये देख सकते हैं आप लोग, परीक्षावाणी है। ठीक है। और ये हमारा जो है संस्करण 11वां संस्करण है और 2023-24 का है। ये नया आपका न्यू एडिशन का है, यानी 2023-24 का है। ठीक है दोस्तों। आगे हम आप लोग को दिखाते हैं इसका पॉइंट बाय पॉइंट, यानी परीक्षा दृष्टि से आप लोग को हम दिखाते हैं कि इसका परीक्षा जो दृष्टि है, यानी परीक्षा के व्यू से जो पॉइंट बनाए गए हैं उसको आप लोग को हम जो है दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये आप लोग को परीक्षा दृष्टि का पहला पॉइंट है। ठीक है ना। यहाँ से हम लोग आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं कि आप लोग देखिए कि किस तरह से हम इसको कोशिश कर रहे हैं आप लोग को दिखाने का। ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। ये पहला पॉइंट है कि पहला पॉइंट ये है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इसका आकलन किए थे हमारे दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपया प्रति वर्ष 1867-68 ईस्वी में। ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने जो किए थे वो 30 रुपया किए थे। ठीक है। वर्ष 1901 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में डॉक्टर VKRV राव ने प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान किए थे। तो ये 62 रुपया किए थे 1931-32 में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर अर्थात 1944-46 के मध्य कुल राष्ट्र आय का तथा प्रति व्यक्ति आय कितना था। तो उस समय तो जो था वो क्रमशः 4931 करोड़ तथा 204 रुपये, यानी पूर्व संध्या मतलब हमारे स्वतंत्रता से पहले था 4931 करोड़। उसके बाद 1946 के मध्य कुल राष्ट्रीय आय, यानी ये राष्ट्रीय आय है टोटल। ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो 204 रुपये। ठीक है। ये कितना है, 204 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं आप लोग को, महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्तावक कौन था। तो ये है हॉल्ट मैकेंजी 1822 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट ले चलते हैं, डाकू राज्य की उपमा किस कालखंड को प्रदान की गई। तो 1765 से 72 ईस्वी को बंगाल शासन को कालको के एम पनिकर द्वारा जो है डाकू राज्य की उपमा दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना ही हमारा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी एक देश जब किसी दूसरे देश के यहाँ जाकर उसकी शासन व्यवस्था को अपना लेती है तो वह देश जो है उस देश का उपनिवेश हो जाता है, यानी उपनिवेशवाद कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था भारत में अधिरोपित किया था। तो भारत में जो अंग्रेजों ने व्यवस्था अधिरोपित किया था वह अर्ध सामंतवादी व्यवस्था, अर्थात इसमें सरकार व सामंत दोनों को ही अधिकार थे। ठीक है। इसमें सरकार और हमारे किसान या हमारे देश के लोगों को क्या था, इसमें अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारी प्रणाली एक ऐसी स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु ले लेती है, फिर टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। यह वक्तव्य जो है किसने दिया था। तो यह है जॉन
सुलविन ने कह दिया था। कौन दिया था? जॉन सुलविन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यह है मार्टिन बर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट है महालवाड़ी भूधारण प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ और किसके द्वारा लागू की गई? तो सबसे पहले 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा आगरा एवं अवध, ठीक है, आगरा एवं अवध में लागू की गई थी। कहाँ पर? ये आगरा में और ये अवध में सबसे पहले जो है महालवाड़ी भूधारण, भूधारण मतलब हमारी जो जमीनी जो व्यवस्था थी वो प्रणाली में महालवाड़ी व्यवस्था आती है। भू हमारी जमींदारी व्यवस्था, हमारी जो भूमि व्यवस्था थी, भूमि व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया था। एक जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक महालवाड़ी व्यवस्था। उसमें से महालवाड़ी व्यवस्था एक इस व्यवस्था में आती है। नेक्स्ट है दोस्तों, बंगाल में सर्वाधिक भीषण एवं संहारक अकाल का वर्ष कौन सा था? तो यह है 1943 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट है गतिहीन विकास का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय प्राय स्थिर रहती है उसको हम लोग गतिहीन विकास कहते हैं, यानी उसके राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय जो है स्थिर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिटेन की औद्योगिक तथा वाणिज्यिक नीतियां औपनिवेशिक भारत में किस प्रकार की थी? तो यह था पूरक अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, अर्थात भारत इंग्लैंड की पूरक अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग देखिए विश्व अर्थव्यवस्था में, मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था में जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी कितना है? ठीक है, यहाँ पर देखेंगे विश्व में, विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें भारत की क्या हिस्सेदारी है? किस चीज़ में? तो जीडीपी में देखेंगे। किस चीज़ में? इस जीडीपी में देखेंगे क्या हिस्सेदारी है, इसको जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डायरेक्ट क्या देखेंगे हम लोग, डायरेक्ट हम 2022 में दिखाते हैं आप लोग को। ठीक है, क्या दिखाएंगे हम लोग को? 2022 में भारत की हिस्सेदारी क्या है उसको दिखाते हैं। देखिए वर्तमान में क्या है? वर्तमान 2022 इस समय जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था के जो विश्व की हिस्सेदारी है 7.2 पीपी टर्म पर है। ठीक है, किस पर है? पीपीपी टर्म में है। नेक्स्ट आप लोग को दिखाते हैं हम दोस्तों कृषि क्षेत्र की स्थिति। ठीक है, कृषि क्षेत्र की स्थिति में आते हैं हम लोग एक जमींदारी अर्थव्यवस्था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था हम लोग देखते हैं कि यह जो है जमींदारी व्यवस्था को हम लोग अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, जागीरदारी भी कहते हैं और माल गुजारी भी कहते हैं। जिस बसी बसी बसीवेदारी भी कहते हैं। जमींदारी जो इसके जमीन जिसके हक में रहता है उसी को जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। जमींदारी व्यवस्था जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लगाया गया था। कब? 1793 ईस्वी में। ठीक है, 1793 ईस्वी में जो है ये जमींदारी व्यवस्था लागू थी। यह जो कौन कौन से क्षेत्रों में लागू था इसको हम लोग जानते हैं। तो यह जो व्यवस्था था बंगाल, ठीक है, सर्वप्रथम बंगाल में, बिहार में, फिर उड़ीसा में जो था। ठीक है, इसके जो कर की जो व्यवस्था थी वह है देखिए 1/11, 10/11, ये इसकी कर व्यवस्था थी। मतलब वो कर जो लेने का जो व्यवस्था बनाया था 10/11 और एक 1/11 था। नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, देखिए ये महालवाड़ी व्यवस्था है, देखिए ये महालवाड़ी व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग महालवाड़ी व्यवस्था किस चीज़ का है, कौन लागू किए थे? तो महालवाड़ी व्यवस्था जो हॉल्ट मैकेजी ने किए थे। कब किए थे? 1822 ईस्वी में। यह कहाँ का क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में। ठीक है, ये मध्य भाग में और ये पंजाब में किए थे। ठीक है, मालगुजारी का जो भाग था उसको हम लोग देखते हैं कि मालगुजारी कितना लेते थे। ठीक है,
ये देखिए 80%, 66%। और डलहौजी के समय में भी यहाँ पर लिया गया था। डलहौजी कितना लेते थे, इसको देखते हैं। ये डलहौजी जी हैं, वो 50% जो है यहाँ पर कर व्यवस्था लागू किए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रायतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रायतवाड़ी व्यवस्था, यानी भूमि पर जिसका अधिकार, यानी कृषक लोग की व्यवस्था क्या थी हमारी ज़मीन के बारे में, उसको दिया गया। तो रायतवाड़ी व्यवस्था जो है किसने किसने लागू किया था, तो टॉमस मुनरो ने। कौन किए थे, टॉमस मुनरो ने किए थे, ठीक है। देखिए टॉमस मुनरो जी हैं, टॉमस मुनरो कब किए थे, 1792 ईस्वी में, ठीक है। ये कौन कौन क्षेत्रों में किए थे, मद्रास में किए थे, ठीक है ना। मद्रास में किए थे, आपका जाकर के मुंबई में किए थे, चेन्नई में किए थे। ये 3-4 जगहों पर जो है यह व्यवस्था लागू थी, ठीक है दोस्तों। तो आपको दिखाते हैं कौन कौन क्षेत्र में लागू किया था। देखिए मद्रास में, मुंबई में और असम में, ये 3 क्षेत्रों पर जो है विशेष क्षेत्र से जो विशेष जो है इन क्षेत्रों पर जो है आपका यह व्यवस्था लागू थी। तो कौन सा व्यवस्था है ये, तो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। ये व्यवस्था है आपका, ये दिखाते हैं आप लोग को हम, रायतवाड़ी व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था है दोस्तों, रायतवाड़ी व्यवस्था, यानी कृषकों का जो भूमि था वो जो है इसमें लागू था, ठीक है दोस्तों। यहीं तक हम आप लोगों को यह आज का पॉइंट यहीं तक आप लोगों को हम बताना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बाय।